विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 12 और विषय चल रहा है हमारा भूगोल। भूगोल यानी ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का अध्याय चल रहा है 12वां। और हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रदूषण के बारे में। कल हमने पढ़ा था प्रदूषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है। आज हम उन प्रदूषण के प्रकारों को, जैसे हमने पढ़ा था ना, प्रदूषण अलग अलग प्रकार के होते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि, मृदा, वाहन, विकिरणीय, तापीय, औद्योगिक, कूड़े कचरे, समुद्रीय, ये सारे। आज हम नंबर 1 पढ़ेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषित होती है ना, या नहीं होती है? हवा चलती है वो प्रदूषित होती है, क्योंकि हम प्रदूषण फैलाएंगे तो प्रदूषित होगी। वायु प्रदूषण, समस्त जीव जगत के लिए वायु आवश्यक है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। वायुमंडल में विद्यमान सभी गैस एक निश्चित अनुपात में पाई जाती है। जैसे वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, NO2 78.08%। 2 नंबर पर है हमारी जो प्राणवायु है ऑक्सीजन, वो 20.94%। 3 नंबर पर आर्गन पाई जाती है 0.93%, ये आप साइंस में पढ़ के आए हो। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और अन्य इसके अलावा जितनी भी बच जाती है, हीलियम वगैरह जो छोटी मोटी जितनी है, वो 0.02%। इस अनुपात में थोड़ा भी परिवर्तन वायुमंडल की संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित करता है, जिसका अप्रोक्स प्रभाव जीव जगत पर पड़ता है। वायु प्रदूषण को स्रोत के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है, प्राकृतिक प्रदूषण और अप्राकृतिक प्रदूषण। प्राकृतिक प्रदूषण यानी जो प्रकृति की देन है, जैसे ज्वालामुखी फटता है तो उससे पदार्थ निकलता है, आंधियाँ चलती है, धूल भरी, तूफान आता है, दावानल यानी अग्नि, जंगल में आग लग जाती है ना, पहाड़ों का झड़ना आदि प्राकृतिक क्रियाओं से प्रदूषण होता है। ये तो फिक्स है, ठीक है, प्रकृतिबद्ध है। अप्राकृतिक, जिससे क्या मानव नुकसान पहुंचाता है। वायु को प्रदूषित करने में सबसे बड़ा योगदान मानव का ही है। घरों में जलाने वाला ईंधन, उद्योग, परिवहन साधन, धूम्रपान, रसायनों का उपयोग, रेडियोधर्मिता जैसे उपयोगों से सर्वाधिक प्रदूषण। अब ये चित्र देख लो, वाहनों उद्योगों द्वारा ये इतना प्रदूषण हो रहा है। ये गाड़ियाँ इतनी देखो, अब इनसे धुआं निकलता है, प्रदूषण तो होता है ना। दुष्प्रभाव क्या है वायु प्रदूषण के? मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो डालता है। वनस्पति पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जीव जंतु और कीटों के अस्तित्व का खतरा बनने लगेगा। जलवायु व वायुमंडलीय दशाओं पर प्रतिकूल प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत में क्षरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, मौसम पर प्रभाव, सब पे प्रभाव पड़ता है। जैसे मौसम पर प्रभाव देखो, जहाँ तापमान ज़्यादा होगा बारिश बहुत कम होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव, तापमान बढ़ने लग जाता है, फसलें नष्ट होने लग जाती है। ओजोन परत में छिद्र होने लगे हैं, जिससे बहुत सारे रोग पैदा हो गए। जलवायु परिवर्तन हो गया, जहाँ पहले खूब बारिश हुआ करती थी, अब उसकी जगह ओले वगैरह, ठीक है, वो बारिश होती है तो ओला पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है कहीं, इस तरह यानी नुकसान होता है। महानगरों व नगरों पर कोहरे के गुंबद बन जाना। देखो, चीन रेड अलर्ट जारी, 30 नवंबर 2015 को चीन में इस वर्ष दूसरी बार गहरी धुंध में लिपट गया। यानी सर्दियों में धुंध आती है ना, आदत वो प्रदूषण के कारण आती है, ध्यान रखना। जैसे हमारे दिल्ली, पंजाब और इस क्षेत्र में अलर्ट जारी कर देते हैं। 23 शहरों का करीब 5,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र धुंध की गिरफ्त में कैद हो गया। चीन को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। इसके अंतर्गत औद्योगिक संयंत्रों के उत्पादन में कटौती या पूर्णतः बंद, सड़कों पर ढुलाई कार्य बंद, ट्रकों का आवागमन बंद। चीन में 200 से ज़्यादा एक्सप्रेस हाईवे पर यातायात बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति हो जाती है प्रदूषण से। कौन से प्रदूषण से? वायु प्रदूषण से। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वायु प्रदूषण एक धीमा जहर है जो क्रमिक रूप से संपूर्ण पर्यावरण, जैविक अजैविक जगत को प्रभावित कर रहा है। समय रहते समाधान नहीं किया गया तो सृष्टि को समूचा नष्ट करते हैं। धीरे धीरे महत्व बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मनुष्य की कल्पनाएं बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मनुष्य क्या करता है? प्रकृति से छेड़छाड़ करता है। मैंने अभी बताया, मनुष्य प्रकृति से छेड़छाड़ करेगा तो अभी ये महामारी फैल गई कोरोना। लोगों ने और बहुत छेड़छाड़ किए तो ये टिड्डी दल आने लग गया। तो प्रकृति से जब जब छेड़छाड़ करोगे, प्रकृति उसका खामियाजा मनुष्य को भुगताना पड़ेगा। यह किसी व्यक्ति, समाज, धर्म या देश की समस्या नहीं, और संसाधन किसी एक के पास नहीं आता है। निराकरण भी जन जागरण व जन सहभागिता से ही संबंध है। चित्र देख लिया आपने ये दो। अब देखो, वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उपाय क्या क्या कर सकते हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु द्विआयामी नीति पर चलना होगा।
पूर्व में हो चुके पर्यावरण पर नियंत्रण पाना होगा और भावी प्रदूषण को रोकना होगा, जिसमें नई तकनीक का विकास कर उपयोग किया जाए। प्रदूषण रोकने के लिए वृक्षारोपण करना पड़ेगा। एक तो क्षेत्रफल कम से कम 30% भाग पर वन होने चाहिए, और आपको पता है हमारे 23 से 24 भाग पर ही वन है। ग्राम नगर के समीप हरित पेटी का विकास किया जाए। इस कार्य में विभिन्न सामाजिक संगठन, सरकारें, व्यक्तिगत रूप से लोग आ रहे हैं। वाहनों के प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाए। पेट्रोल डीजल की उपेक्षा सौर ऊर्जा, बैटरी चालित विद्युत इंजन में उपयोग किया जाए। निर्धूम चूल्हों का उपयोग किया जाए। पेड़ नहीं काटे जाए। निर्धूम बिना धुएं के चूल्हों का उपयोग, जैसे गैस सिलेंडर वगैरह आ गए ना। ईंट भट्टों, बर्तन बनाने और पकाने जैसे उद्योगों को शहर से बाहर स्थापित किया जाए। उद्योगों के नवीन तकनीक का उपयोग शहर से बाहर स्थापित किया जाए। 24 जून 2016 को राष्ट्रीय वन नीति केंद्र सरकार द्वारा मसौदा तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत हरित कर लगाने की सिफारिश की गई, यानी पेड़ पौधे लगाने की, जिससे प्राप्त धन से जंगलों को हरा भरा किया जा सके। सीधी सी बात है, अगर जंगल हरे भरे होंगे तो ऑटोमेटिक प्रदूषण क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा, बारिश होगी खूब। हरित राजमार्ग नीति 2015 द्वारा सड़कों के प्रदूषण को नियंत्रण करने के केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से इससे मुक्ति तभी संभव है जब व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका समझ कर वृक्ष लगाकर उसे जीवित रख सके, तो यह समस्या समाप्त है। यानी अकेली सरकार कुछ नहीं करती, हमें भी इनकी सहयोग सहभागिता रखनी चाहिए। भारत सरकार ने गाड़ियों के प्रदूषण की रोकथाम के लिए पूरे देश में 1 अप्रैल 2017 से BS4 ग्रेड का फ्यूल पेट्रोल मिलेगा। BS का मतलब भारत स्टेज, और अब BS3 ग्रेड दिया जा रहा है। 1 अप्रैल 2020 से BS5 ग्रेड के स्थान पर BS5 ईंधन की आपूर्ति का आश्वासन दिया गया है। आपने देखा होगा आजकल मोटरसाइकिल पर BS5 या BS6 लिखा होगा, भारत स्टेज 6, भारत स्टेज 5। यानी इससे क्या, इंजन में इस तरह का सिस्टम किया जा रहा है ताकि जो धुआं होता है उससे इतना प्रदूषण न फैले। और आपने देखा होगा लाइटें वगैरह भी जगती रहती है, वो इंजन का सिस्टम आ गया। 2 नंबर पर आता है जल प्रदूषण। जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाले अवांछित परिवर्तन जिससे मानव और समस्त जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल की रासायनिक, भौतिक और जैविक विशिष्टताओं में मुख्यतः मानवीय क्रियाओं के गुणवत्ता में गिरावट ही जल प्रदूषण है। देखो, पानी के जीवाणु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, पानी से फैलने वाले जल संक्रामक बीमारियां, पानी पर आधारित बीमारियां, प्रदूषित पानी से नहाने धोने के कारण होने वाली बीमारियां, और पानी से संबंधित वाहक द्वारा फैलाने वाली बीमारियां अलग अलग होती है ना। अब देखो, प्रदूषित जल में विषाक्त यानी विष यानी जहर जैसे पदार्थों के साथ साथ कई बीमारियों के जीवाणु व विषाणु में भी वृद्धि होती है। इसके कारण जलीय जीवों की मृत्यु, और मनुष्य जल में जो जीव रहते हैं उनकी तो मृत्यु होती है। मनुष्य में हैजा, पीलिया, पेट के रोग हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज भारत में लगभग मानवों में होने वाले 2/3 रोग जल के प्रदूषण के कारण। आप देख लेना, लगभग पेट तो खराब रहता ही है किसी न किसी का आजमानी होता है, किसी के क्या हो जाता है, किसी के कुछ ही हो जाता है। तो कारण क्या है, इस तरह का जल पीते हैं अपने। अब देखो, जल प्रदूषण किस किस से होता है, कृषि का अपशिष्ट होता है, उससे जल प्रदूषण होता है। औद्योगिक अपशिष्ट तो होता ही बहुत है, ये देखो चित्र आगे। तापीय, ताप से जो विद्युत होता है। वायुमंडलीय कण से। रेडियोधर्मी अपशिष्ट जो होते हैं, रेडियोधर्मी जैसे न्यूक्लियर वगैरह, परमाणु बम वगैरह। खनिज तेल से। घरेलू वाहित हमारा जो जल होता है। अब ये देखिए, अब ये यहाँ पे नाला है और यहाँ से ये उद्योगों से निकल रहा है गंदा जल, ये इसके अंदर मिल रहा है और ये जाके आगे नदियों में मिल जाएगा। और यहाँ देखिए यमुना नदी में, ये यमुना नदी है, इसके किनारे देखो, तो जल प्रदूषण हुआ कि नहीं हुआ। नगरों का विकास, तीव्र औद्योगिकरण, परमाणु शक्ति के विभिन्न उपयोग, रासायनिक और तेलीय पदार्थों के उपयोग में हो रही तीव्र वृद्धि से नदियों, झीलों का जल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। एक अनुमान के अनुसार देश के 300 शहरों यानी नगरों से प्रतिदिन लगभग 3000 करोड़ से 4000 करोड़ लीटर गंदे जल का प्रवाह नदी नालों में किया जाता है। अंदाजा लगाओ आप कितना, जिससे नदी व झीलें प्रदूषण के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई। गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का जल भी अब उपयोग लायक नहीं रहा। यूएनओ की एक रिपोर्ट के अनुसार शुद्ध पानी के अभाव और डायरिया के कारण, डायरिया रोग होता है, आपको पता होगा, पेट में खराबी, उल्टी, दस्त होते हैं, के कारण विश्व में लगभग 2300 लोग प्रतिदिन मर रहे हैं रोज के। पिछले 30 से 40 वर्षों में समुद्री जल के प्रदूषण के कारण 40% समुद्री जीव भी कम हो गए। उदाहरण के लिए भारत में यमुना नदी में कानपुर शहर में चमड़े के परिशोधन में प्रयुक्त जल को प्रभावित किया जाता है, चमड़ा साफ
करने के बाद जो जल रहता है ना गंदा, वो नदियों में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यमुना नदी का जल दैनिक जीवन में उपयोग के योग्य नहीं बचा। चित्र आपने 12.4 देख ही लिया। ये जल प्रदूषण के बचाव के उपाय। सभी नगरों में जल मल के निस्तारण हेतु सीवर शोधन संयंत्रों की स्थापना की जाए। रासायनिक कृषि के स्थान पर जैविक खेती को प्रोत्साहित की जाए। औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल को उपचारित करके पुनः उपयोग किया जाए। मृत पशु शवों को नदी में विसर्जन पर पूर्ण रोक हो। विद्युत शव गृहों की स्थापना की जाए। देखा ना आपने, नदियों में पशुओं के कितने शव आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा, तो प्रदूषित होता है। 300 नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च। भारत सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए 7 जुलाई 2016 को देश भर में एक साथ 300 प्रोजेक्ट शुरू किए, जो गंगा नदी के किनारे शुरू हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत घाटों का आधुनिकीकरण करने के साथ साथ किनारों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। अब ये ध्वनि प्रदूषण ये पढ़ेंगे हम कल।